हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उसमें तीसरा वीडियो देखने वाले हैं और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम इसमें 2023 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मतलब कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में वो भी डिस्कस करेंगे। आज हमने जो पैसेज लिया है यानी कि जो पैराग्राफ लिया है, गद्यांश जो लिया है वो 2023 में जो पूछा गया था वो वाला लिया हुआ है। ठीक है, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि 2023 में जो पेपर पूछा गया था उसका लेवल कैसा था, कितने मतलब कि कितने एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। ठीक है, और हमने प्रयास किया है कि टॉपिक, जैसे हमारे पास 9 टॉपिक टोटल दिए हुए हैं सामान्य हिंदी में और उसके बाद 2 पैसेज आता है, तो 9 के 9 टॉपिक में लगभग हमने 60 टॉपिक आज कवर किया है। 2 टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं है, इसमें 60 टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। 7 नहीं 8 टॉपिक के टोटल क्वेश्चंस हैं और 3-3 4-4 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस आज आपके लिए आए हुए हैं, हमारे द्वारा लाए गए हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कर रहे हैं निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए आपको शुद्ध शब्द का चुनाव करना है और ABCD में से सही विकल्प आपको बताना है। हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास विकल्प है अनधिकार। ठीक है, आपको अनधिकार वर्तनी दी गई है, इसमें से आपको चयन करना है कि कौन सी इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन BPSC भी पूछ चुका है, हमारे यूपी के RO में भी पूछा गया है। अगर आपने 27 जुलाई वाला पेपर देखा होगा तो वहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बशर्ते उन्होंने अनधिकार न पूछ करके अनधिकारी पूछा हुआ था। ठीक है, फिलहाल के लिए ये 2021 RO में पूछा गया था और इसका अगर हम सही वर्तनी की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, कैसे हो जाएगा? अनाधिकार होता है। ठीक है, अनाधिकार, ना में बड़ा आ का मात्रा लग जाएगा और इस तरह से इसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो अनाधिकार जो है इसकी शुद्ध वर्तनी है। वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची, मुहावरे, संधि, यही सारे तो हमारे टॉपिक्स में है ही और आप देखें कि वर्तनी शुद्धिकरण से क्वेश्चन 100% बनना तय है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चलो बताओ जो परलौकिक शब्द है ना, इसको अगर आप शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखें, परालौकिक बिल्कुल भी नहीं, पारलौकिक, परलौकिक या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये भी BPSC में पूछा गया और अपने यूपी के RO में भी पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हम देखें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पारलौकिक। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब दरअसल जो क्वेश्चन आप ये जो देख रहे हैं ऑप्शंस ना, ये BPSC के द्वारा इस तरह के ऑप्शंस बनाए जाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो यूपी में भी पूछे गए हैं और BPSC में जो मतलब प्राइमरी टीचर का होता है एग्जाम उसमें भी पूछा गया है और भी जो अन्य एग्जाम्स होते हैं वहाँ पूछा गया। तो इस वजह से इसके जो क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं ऑप्शन वो 5 है। ठीक है, हालांकि अपने यूपी में 5 विकल्प नहीं दिए जाते हैं। फिलहाल के लिए देखिए शुद्ध तो एक ही होना है, विकल्प चाहे 5 हो चाहे 10 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। कह रहे हैं कि चांद जो शब्द है ना, इसका सही वर्तनी आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, चांद, चंद, चांद या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, 5 ही विकल्प रखिए कुल मिला करके। इसका जो सही उत्तर है वो देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि चांद। ठीक है, तो चांद जो है वो शुद्ध वर्तनी मानी जाती है, बाकी तो सब मतलब अशुद्ध है। चलिए ये देखिए सौंदर्यता, आप ध्यान से देख लीजिए, सौंदर्यता ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है सौंदर्यता नामक शब्द तो इसका जो सही वर्तनी है वो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदर या फिर यही, तो बस 5 ही देखिए। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं भी लिखा हो कि सौंदर्यता का सही वर्तनी क्या होगा तो ये हो जाएगा सौंदर्य, ऑप्शन ए। ठीक है, सौंदर्यता शब्द बेकार शब्द है, इसका सही वर्तनी होता है सौंदर्य। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि, मतलब अब हम लोग संधि के क्वेश्चन देखेंगे। तो 4-4 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस तरह से टॉपिक में। ठीक है, कह रहे हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो अपने यूपी का ये पूछा गया एग्जाम में मतलब क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें 2, 3, 4 या फिर 5। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो स्वर संधि होती है वो टोटल 5 प्रकार की होती है और कौन कौन सी है वो आपको नीचे अभी दिखेगा।
तो स्वर संधि जो है स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि के रूप में जो है जानते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त, यहाँ भी आ यहाँ भी अस, आ दोनों मिलकर के बड़ा आ हो गए, ठीक है। तो आ और आ दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा आ। तो जो पहले सूर्यास्त था वो मिलकर के क्या हो जाएगा, सूर्यास्त, ठीक है। ऐसे ही महात्मा को देख लीजिए, महा प्लस आत्मा मिल के हो जाएंगे महात्मा। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उन्हें जाने रहिए, कौन कौन से हैं। एक तो दीर्घ स्वर संधि है, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि, ठीक है। तो स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं, पांचों भेदों के नाम आप जाने रहिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं यण संधि में किसका मेल होता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, स्वर का, व्यंजन का, शब्दों का या मात्रा का। तो जब यण संधि स्वर संधि है तो जाहिर सी बात है कि दो स्वरों के मेल से ही इसमें विकार उत्पन्न होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जैसे हिमालय, हिमालय में देखिए कैसे, मतलब कि हिमालय में जो स्वर संधि का मेल हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हिम प्लस आलय। तो माँ में छोटा आ है, बाद में जो आलय है उसमें बड़ा है, दोनों मिलकर के हिमालय हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, जबकि व्यंजन संधि में, यहाँ व्यंजन संधि भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो व्यंजन संधि में आप देखेंगे तो व्यंजन का मेल जो है स्वर या फिर व्यंजन दोनों में से किसी के भी साथ हो जाता है। ऐसे ही आप देखें तो विसर्ग संधि भी होती है। तो संधियां हमें टोटल 3 प्रकार की पढ़नी होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं महाशय में कौन सी संधि है। तो बहुत पूछा जाता है ये शब्द। ऑप्शंस देखें, स्वर, दीर्घ, यण या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हमें बताना है कि महाशय में कौन सी संधि है। तो आप देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। कैसे, तो महाशय शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। महाशय का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा महा और दूसरा हो जाएगा आशय, ठीक है, आशय। तो आप देखिए महा और आशय दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं, महाशय, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है, ये है हमारी दीर्घ स्वर्ग संधि, मतलब दीर्घ स्वर संधि। आगे देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में ह्रस्व दीर्घ आ ई उ के समान स्वर आए तो दीर्घ आ ई उ आदे, मतलब आ उ ए हो जाता है। जैसे ये आदेश नहीं होगा, हाँ ठीक है, तो आ ई उ आदि हो जाता है, ठीक है। जैसे नदी प्लस ईश, ठीक है, तो नदी प्लस ईश मिलकर के क्या बन रहे हैं, नदीश। महा प्लस आत्मा मिलकर के क्या बन रहे हैं, महात्मा। और महा प्लस आशय मिलकर के क्या बन रहे थे, महाशय, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कोणार्क का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, कोण प्लस का बिल्कुल भी नहीं होगा, कोण प्लस आर्क तो ऐसा नहीं है, कोण प्लस अर्क या फिर कोणा प्लस अर्क। तो आप देखिए इसका सी वाला सही हो जाएगा, कोण प्लस अर्क, ठीक है। कोण प्लस अर्क मिलकर के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कोणार्क, ठीक है। तो कोणार्क आप नाम जानते ही नहीं, उड़ीसा में सूर्य मंदिर है कोणार्क, ठीक है। तो कोणार्क का संधि विच्छेद देखिए कोण प्लस अर्क होगा, और ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, तो जाहिर सी बात है कि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कोण आ में इसमें भी छोटा आ है, उधर भी छोटा है, दोनों मिलकर के बड़ा आ बन रहा है। तो ये क्या है, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। आगे देखिए दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ के बाद जो है आप देखें ह्रस्व या दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हो जाता है, ठीक है। जैसे शिव प्लस आलय, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, शिवालय, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आप देखिए, यूपी SSC PET 29 जो मतलब कि उसमें हुआ था ना, सितंबर के बाद अक्टूबर में हुआ था। तो 29 अक्टूबर को जो है ये एग्जाम हुआ था 2023 में। उसमें शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था लोकोक्ति से। क्या है, कह रहे हैं कि असरफियां लुटे और कोयले पर मोहर, ये लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, और दूसरा सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, तीसरा है स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, चौथा क्या है, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नहीं हो जाना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि बड़े बड़े खर्चों पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि असरफियां लुटी जा रही हैं लेकिन कोयले पर मुहर, ठीक। चलिए
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं होनहार बीरवान के होत सीखने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा बचपन में, अगर आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अच्छे रहे होंगे, आस पड़ोस के लोग मतलब आपको देख के ईर्ष्या करते रहे होंगे कि हाँ हाँ ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, मेरा बच्चा तो कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं ये सुना जरूर होगा, होनहार बीरवान के होत सीखने पात। तो हमने तो बहुत सुना है, इसी वजह से आपको बता रहे हैं कि आप लोगों ने भी सुना होगा। ऑप्शंस देखें कि होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, बिल्कुल भी नहीं। होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों में दोष निकालता है, बिल्कुल नहीं। होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है, तो ऐसा भी नहीं है। होनहार व्यक्तियों की जो प्रतिभा है ना वो बचपन में ही दिखाई पड़ जाती है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो होनहार वीरवान के होत चीकने पात, ये जो मतलब की लोकोक्ति है, इसका मतलब है कि जो होनहार व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिन्हें कुछ बड़ा काम करना होता है अपने जीवन में, उनमें जो क्वालिटीज़ है ना लोगों से मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ या लोगों से थोड़ा अलग क्वालिटीज़ बचपन में ही दिखने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और देख लीजिए 28 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि गूंगे का गुण, इस लोकोक्ति या मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको, ठीक है। तो मुहावरा तो नहीं है, हालांकि ये लोकोक्ति ही है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो लोकोक्ति होती है ना वो मतलब अपने आप में पूर्ण एक सेंटेंस होता है, जबकि जो मुहावरे होते हैं ना वो किसी सेंटेंस के बीच में या आगे पीछे कहीं ना कहीं लग करके ही अपना जो अर्थ है वो मतलब एक सही सेंटेंस के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे 9 2 11 होना, तो ये 9 2 11 होने का मतलब आप अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे ही इसको कोई बहुत ही परफेक्ट सेंटेंस नहीं मानेंगे। लेकिन आप देखिए, होनहार वीरवान के होत चीकने पात, ये अपने आप में एक कंप्लीट जो है सेंटेंस है और सेंस भी दे रहा है। तो इस यही दोनों मतलब यही छोटा सा अंतर होता है लोकोक्ति और मुहावरे में, ठीक है। तो गूंगे का गुड़ की यदि हम बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा, अवर्णीय दुख, बिल्कुल नहीं। अवर्णनीय सुख, ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा कि ऐसा सुख जो मतलब कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गूंगा है, उसे आपने गुड़ खिला दिया, तो यद्यपि उन्हें मतलब कि वो गुड़ टेस्टी लग रहा है, मीठा लग रहा है, पर अगर आप उनसे जानना चाहेंगे कि बताओ कैसा है, क्या टेस्ट है, तो वो बेचारा नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उनको उनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं। अब लिख के बता दे वो सारी बातें अलग है, लेकिन गूंगे का गुड़ का जो मतलब है ये वही है कि एक ऐसा सुख जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, करें आगे नाथ न पीछे पगहा। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, मूर्ख, धनवान, माँ बाप ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा, आगे नाथ न मतलब पीछे पगहा मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, और ये वाला जो मतलब पैसेज है जिसे हम लोग गद्य कहते हैं, ये गद्य 2023 में पूछा गया था, ठीक है। कौन से शिफ्ट में, तो यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, कहाँ गया, शिफ्ट 1 में ही शायद पूछा गया था, है मतलब कि 2023 का ही। कहाँ पे, तो हाँ शिफ्ट 1 में ही पूछा गया था, ठीक है। तो पेट जो हुआ था 2023 में, उसी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए जो प्रश्न है उनका उत्तर देना है। तो चलिए दे लेंगे हम लोग। ऐसा क्या है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान, सच्चरित्र और नीतिमान। यहाँ से ना आपको एक चीज़ देखते चलना है, जो वर्तनी इसमें यूज़ की गई है वो, क्योंकि हो सकता है ना वर्तनी जो है यहीं से पूछ ली जाए, और वर्तनी अगर कठिन सी है तो ज़रूर पूछी जा सकती है। जैसे आप यहाँ देखिए, एक मतलब वर्तनी मिल रही वो है सच्चरित्र, ठीक है, तो ये है सच्चरित्र, इसको शुद्ध ऐसे लिखते हैं, इसको आप देख लीजिए। आगे देखिए, वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं, ठीक है। तो प्रतिष्ठित शब्द कैसे लिखा जाता है उसको यहाँ देख लीजिए। उनसे मिलने से सदा न्यस्त स्फूर्ति मिलती है, यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। और इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मैं इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तो वैसे ये मैं नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए मुझसे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तभी ये वाला जो है क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है, भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। आगे देखिए, यह एक भयंकर अपराध है, ठीक है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हुए हैं।
भविष्य में इसे उसी तरह क्षमा नहीं किया जाएगा या भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन सा क्षमा कर रहा है। काफ़ी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कायरता भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा, उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट अमहिलु है। काफ़ी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भी भीष्म हो जाता तो मुझे कौन पूछता। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महाभूत अज्ञात, ये अजात नहीं अज्ञात होना चाहिए, मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम, तुम तो न 3 में न 13 में। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। ठीक है, तो अभी देखिए जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, एक तो न 3 में न 13 में, यहाँ भर्त्सना पूछा गया है। 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है। ऑप्शंस देखें, धोखे में रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, धैर्य पूर्वक सोचना या फिर किसी भी गिनती में ना होना। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी गिनती में ना होना, यानी कि न 3 में हो न 13 में हो, अर्थात आपकी कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, और चलिए देखिए कि मुहावरा क्या है। यहाँ पे बता दिया गया है कि मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश, देखिए वाक्यांश यानी वाक्य का अंश होता है, कंप्लीट वाक्य नहीं होता है, जिसका अर्थ ना होकर विलक्षण या लाक्षणिक होता है। ठीक है, जैसे पानी फेर देना या काम, पानी फेर देना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है काम बिगाड़ देना या बिगाड़ देना। ठीक है, चलिए इस पैसेज का दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि भर्त्सना का तात्पर्य क्या है। पहले तो इसकी वर्तनी देख लीजिए कि वर्तनी कैसी होती है, मतलब इसको कैसे लिखते हैं शुद्ध शुद्ध। फिर उसके बाद देखिए इसका तात्पर्य यानी अर्थ क्या है। तो निंदा और तिरस्कार, चुगली, अपमान या विरोध, तो जाहिर सी बात है निंदा और तिरस्कार हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि लेखक की परेशानी का क्या कारण था। ऑप्शंस, लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म पितामह को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो यही एक सही है, ज़्यादा फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा कि मतलब जो हमारा पैराग्राफ था उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था। अगला देखिए, कह रहे हैं भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया। ऑप्शंस देखिए, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। तो पहले में ही अगर उत्तर मिल रहा है तो आगे नहीं बढ़ने की ज़रूरत है, और ये एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हालांकि जो पीसीएस वगैरह है ना, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, अब वो इनडायरेक्ट रूप से घुमा घुमा करके क्वेश्चंस पूछते हैं। और अगर सबसे भयंकर आपको पैसेज देखना हो तो फिर यूपीएससी का पैसेज देखिए, मतलब पूरा पैसेज पढ़ जाएंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है इसमें एग्जैक्टली। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली, आपको ये बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, लेखक को अभिभूत होकर सुनते रहने और मन में पाप बोध का एहसास होने से राहत मिली, तो ऐसी बात नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको छोड़िए। लेखक के मित्र ने जो शिकायत की थी वह क्या थी, 724/7 थी, यानी कि ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं लेखक के मित्र उनसे अवस्था में छोटे थे और लेखक को सम्मान भी करते थे, तो इससे थोड़ी ना राहत मिलेगी। लास्ट वाला सही है कि लेखक जो है वो भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग ऑलरेडी भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक जंतु से डरना चाहिए। मतलब जो पहले से ही ज्ञानी गुणी लोग भरे हैं, अगर वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो जब उन्हें जो है डर नहीं लग रहा है भविष्य से, तो हम जैसे बेचारे लोग क्या ही कर सकते हैं। यानी कि जैसे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, अगर वो अच्छे से क्वेश्चन फंसा नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम आने के बाद बच्चे जैसे ही आएंगे, देखा मेरे में से ही सब आया, मेरे में से ही सब आया, एक एक क्वेश्चन मैंने छपवा दिया। तो जब वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, पाप वो लोग कर रहे हैं, तो हम जैसे गरीब जो चैनल वाले हैं उन्हें क्यों डरना चाहिए। खैर चलिए आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मतलब पैराग्राफ था उससे इसी तरह के क्वेश्चन बने हुए थे, लेकिन आपको और कठिन स्तर के जो पैराग्राफ है उनके लिए भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो हम करवाएंगे ही, हम लोग डेली एक पैराग्राफ देखेंगे, और अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है
रेगुलर आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी। यहाँ पे आपको 3 तरह की क्लासेस मिलती हैं SSSC पेट के लिए। एक तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, उसके साथ साथ जो टॉपिक वाइज मतलब की पॉलिटी है वो हमने करवाया है। सब अभी थोड़ी 2-4 पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको भी करवा देंगे। जीके और जीएस के भी टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं वो करवा रहे हैं MCQ के साथ, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिलती हैं, और अगर आप ईमानदारी से इसको फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इसका लाभ दिखेगा ही। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मतलब विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो अब विलोम और उसके बाद पर्यायवाची आएगा। और ये देखिए पेट 28 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शंस देखें, हमें गलत बताना है, सही नहीं है इसका मतलब गलत बताना है। कह रहे हैं आँच, अक्षर, छिड़कना, पुचकारना, डावाडोल, अस्थिर, गाफिल, खबरदार। तो हमें विलोम पूछ रहे हैं, तो इसका आप देखें, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। क्या, डावाडोल और अस्थिर, ये दोनों ना मतलब पर्याय हैं एक दूसरे के, ना कि मतलब विलोम। तो इसका उत्तर यही बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रम उल्टा सीधा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, आँख खोल के देख ही रहे होंगे कि डावाडोल, अस्थिर यही गलत है, बाकी जो है चीज़ें सही हैं। तो आप देखिए विकल्प में डावाडोल, अस्थिर ये विलोम युग्म सही नहीं है। डावाडोल का क्या हो जाएगा, स्थिर, ठीक है। तो डावाडोल और अस्थिर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, विकल्प में पर्यायवाची हैं, ना कि विलोम, ठीक। चलिए आगे देखिए 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, और इसमें जो रेखांकित पद है, रेखांकित शब्द है उत्साह, इसका विकल्प कौन सा है विलोम वाला वो बताइए। ऑप्शन देखें, विषाद, हतोत्साह, निरुत्साह या प्रसाद। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी हो जाएगा निरुत्साह, ठीक है। तो क्रम में मत उलझिएगा, ऑप्शन बी देखिए निरुत्साह, उत्साह का विलोम होगा निरुत्साह, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और ये सब थोड़ा सा क्रम उल्टा सीधा हो गया है, दरअसल इसको इस तरह से लिखा हुआ था, मैंने इसको इस तरह से कर दिया, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ा गया है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं हमें पाप से बचना चाहिए, इसका सही विलोम कौन सा है वो बताइए। तो पाप शब्द को यहाँ पे रेखांकित किया गया है और उसका विलोम बताना है। ऑप्शन देखें, दान, अपाप, पुण्य या फिर कृपा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुण्य, ऑप्शन बी, ठीक है। तो दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द पाप है उसका सही विलोम हो जाएगा पुण्य। चलिए आगे देखिए, और हाँ एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, पुण्य कभी भी आप लोग इस तरह मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अनुराग का विलोम आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस देखें, विराग, वियोग, सुहाग या फिर विहंग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला यानी कि विराग, ठीक है। अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। वियोग का जो विलोम है ये भी हमसे पूछा जाता है, वो हो जाता है संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और शब्द क्या है कि मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा हुआ है, और लता शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। वल्लरी, वेल्ली, तरंग या फिर बेल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तरंग, ठीक है, ऑप्शन डी वाला। तो जो तरंग शब्द है ये लता का पर्यायवाची नहीं है। लता के पर्यायवाची में आपको लतिका, बेल, वल्लरी, मंजरी, कलगी आदि मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा। ये जो पुष्पधनवा शब्द है ना बहुत बार पूछा गया है, आरोह का तो एकदम फेवरेट टाइप का हो गया है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि बताइए ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो भैया ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। मनोज भी इन्हीं के होते हैं, मन्मथ भी इन्हीं का पर्यायवाची होता है, तो इस वजह से थोड़ा देख लीजिएगा। और ये कब पूछा गया था, तो वही 2023 UPSSC 29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था पेट का, वहाँ पे पूछा गया था शिफ्ट 1 में, ठीक है। चलिए तो कामदेव की पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है, एक एक पर्यायवाची उनको देख लीजिएगा, मतलब उनकी कुछ अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। जैसे वंशीधर, वंशीधर की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, गिरधर, गोपाल, मुरारी और माखन चोर। कुल मिला के भगवान कृष्ण की ये पर्यायवाचियाँ हैं। गौरी सूत का देखिए, तो गौरी सूत यानी कि गौरी के पुत्र गणेश जी की बात हो रही है, तो गणेश, लंबोदर, गजमुख और मूषक वाहन। यक्षराज के जो है वो हो जाएंगे कुबेर, धनद और धनपति, ठीक है। चलें कह रहे हैं कि रामू बेहद गरीब है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त तो पर्याय का चयन कीजिए, यानी कि गरीब शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो आपको बताना है। निस्सार बिल्कुल भी नहीं, निर्धन, निबद्ध या फिर निर्बाध। तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि गरीब अर्थात निर्धन, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है।
तो गरीब के जो पर्यायवाची हैं वो निर्धन हो जाएंगे। कुछ अन्य पर्यायवाची गरीब के क्या हो जाएंगे, दरिद्र, कंगाल, दीन, रंक और मुफलिस। ठीक है, तो मुफलिस नया शब्द है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मतलब अक्सर देखने को नहीं मिलता है, बाकी हो सकता है आपको पता हो। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो मुकदमा दायर करता है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी पूछा ही जाता है हमारे क्वेश्चंस में। तो जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। और ये भी वही SSC पेट 2019 वाले में, सॉरी 2023 वाले में पूछा गया था। तो मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी या फिर वादी, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वादी। ठीक है, तो जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है, जिसके खिलाफ दायर किया जाता है वो प्रतिवादी हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य भी देख लीजिए, जैसे सबसे पहले गिना जाने वाला, इसको कहते हैं अग्रगण्य। ठीक है, जो इंद्रियों के विषय, सॉरी जो इंद्रियों का विषय ना हो उसे कहते हैं अगोचर। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं अभियुक्त। ठीक है, चलिए करें, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती हैं, इसके लिए उचित शब्द क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा, यमुनाचरी नहीं होगा, ये यमुनोत्री होगा। देखो तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यमुनोत्री होगा, यमुनोत्री। ठीक है, तो जहाँ से यमुना निकलती हैं उन्हें यमुनोत्री कहा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कुछ अन्य भी जान लीजिए, कुछ अन्य भी जान लीजिए, जैसे वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है उन्हें कहते हैं गंगोत्री। पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है उसे कहते हैं उदयाचल। पर्वत जिसके पीछे सूर्य का अस्त होता है उन्हें कहते हैं अस्ताचल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। ऑप्शंस क्या है, बहुत बोलने वाला, तो इसके लिए तो बहुत बोलने वाले के लिए तो वाचाल होता है, तो ये गलत है। ठीक है, वाचाल होता है। कह रहे हैं 2 बार जन्म लेने वाला, तो एकदम सही बात है, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। बहुत जानने वाले को नहीं कहते हैं, पहले जन्म लेने वाले को तो अग्रज कह देते हैं। ठीक है, तो बहुत जानने वाले को हम लोग बहुज्ञ कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है, बहुत बोलने वाला वाचाल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। क्या है वाक्यांश, परलोक से संबंध रखने वाला। ठीक, ऑप्शन देखिए, पूर्वलौकिक बिल्कुल नहीं, समलौकिक बिल्कुल नहीं, पारलौकिक, तो ये दोनों एक ही जैसे लिख उठे हैं, तो आप चाहे सी मारिए चाहे डी। ठीक है, तो इसको ना ये थोड़ा पर कर लीजिए कि परलौकिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो, तो इसके बाद फिर ये उत्तर ठीक हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा। ठीक है, पारलौकिक। तो दिए गए वाक्यांश परलोक से संबंध रखने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा पारलौकिक। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं, अब देखिए होता है ना समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, तो जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है वो भी हमारे एग्जाम में बनते ही हैं। तो इसमें होता क्या है कि सुनने पढ़ने में तो लगेगा कि एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे पहला जो शब्द है यानी कि 29 नंबर का क्वेश्चन, कुल और कूल, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन पढ़ने में लगेगा कि एक ही जैसे हैं। तो इसका जो है दोनों का अर्थ क्या होगा, तो कुल मतलब होता है क्या, ऑप्शंस पहले देख लीजिए, किनारा और वंश, वंश और किनारा, किनारा और किनारा, वंश और वंश, तो क्या हो जाएगा, तो कुल का मतलब होता है वंश। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वंश और कुल मतलब होता है किनारा, तो इस तरह का उत्तर कहाँ है, ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अनल और अनिल, तो पढ़ने में एक ही जैसा लग रहा है ना, हालांकि वर्तनी अलग अलग है लेकिन लगते ऐसे ही हैं कि एक ही जैसे हैं। तो अनल और अनिल, इनका अगर आप अर्थ निकालेंगे तो अनल मतलब क्या होता है, तो अनल मतलब हो जाता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। दीन और दिन का सही अर्थ क्या है, ऑप्शंस देखें, दिवस और गरीब और दिवस, गरीब और गरीब, दिवस और दिवस, तो क्या हो जाएगा, तो दीन मतलब होता है गरीब और दिन मतलब होता है दिवस, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जलज और जलद, इसका अर्थ अगर निकालना हो तो जलज, तो जहाँ पर भी जा आता है उसे हम कमल कहते हैं, दा आ जाता है तो वो पानी से संबंधित हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, जलज, जलज मतलब होता है कमल। ठीक है, और जलद मतलब होता है बादल, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने आज लिए हुए थे। ठीक है, तो आप देखिए टोटल 32 क्वेश्चंस लिए हुए हैं इंक्लूडिंग पैराग्राफ, तो टोटल 15 नंबर की हिंदी हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। SSC में 15 मार्क्स की हिंदी आती है, जिसमें आपको 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं व्याकरण से और 2 अपठित गद्यांश आते हैं। तो उन सब की प्रिपरेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं बता रही हूँ इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो चलिए, यही रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें पता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा लाइव क्लास को मतलब कि देखना पसंद करते हैं। उसमें होता है कि चलो कुछ देर बक भी कर लेते हैं और लोगों से उनकी हाल चाल भी पूछ लेते हैं, पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ना दरअसल लाइव क्लास मेरे ख्याल से तो काम की नहीं होती। लाइव क्लास केवल मतलब इंजॉय करके पढ़ने के लिए है। बाकी अगर केवल और केवल टारगेटेड आपको प्रिपरेशन करनी है तो इस तरह की जो रिकॉर्डेड क्लास होती हैं वो ज़्यादा ठीक होती। चीज़ें आपको समझ आए, कंटेंट क्लियर हो, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। और लाइव क्लास में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी रहता है, लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है, सबको अलग अलग जगह पे एंजॉय आता है। तो चलिए यही रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।